हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था M1 मेजरमेंट और मैंने बोला था कि जो आईएससी वाले बच्चे हैं, आईएससी के जो स्टूडेंट हैं, उनको भी मैं M2, M3 और M4 मेजरमेंट पढ़ाऊंगा, क्योंकि आईएससी के सिलेबस में M2, M3, M4 मेजरमेंट है और सीबीएसई वाले में सिर्फ M1 मेजरमेंट है। तो हम लोग पढ़ाई अभी स्टार्ट करते हैं, आगे अपना टॉपिक कैरी करते हैं। टॉपिक लास्ट क्लास में लोगों ने पढ़ा M1 मेजरमेंट and M1 measurement is equals to C plus DD plus OD. What is C? मैंने बताया था आपको, currency held by the general public. What is the DD? Is called the demand deposit. What is OD? Is called the other deposit. और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि OD क्या इंक्लूड करता है और क्या इंक्लूड नहीं करता। तो अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज वो लास्ट वीडियो चेक कर लो, फिर आप यहाँ पर ये वीडियो देखेंगे तो आपके टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं M2 मेजरमेंट। M2 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में क्या आता है? M1 प्लस SD विद पोस्ट ऑफिस। SD मतलब सेविंग डिपॉजिट, मतलब M1 मेजरमेंट का जो कंपोनेंट पार्ट्स है प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, वो M2 मेजरमेंट का पार्ट बन जाएगा। M3 मेजरमेंट में क्या आएगा? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। M1 मेजरमेंट C प्लस DD प्लस OD प्लस और क्या ऐड करना है? टाइम डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक। M4 मेजरमेंट में क्या आएगा? M3 का मतलब M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, जहां पर एक्सक्लूड हम क्या करेंगे? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। डन? ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जब कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में आता है M0 और M0 को हम लोग बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। और हाई पावर्ड मनी हम कैसे निकालते हैं? करेंसी इन सर्कुलेशन, जो इकोनॉमी में करेंसी सर्कुलेट हो गई है, प्लस करेंसी डिपॉजिट विद आरबीआई, जो हमने करेंसी आरबीआई को डिपॉजिट किया, प्लस डिमांड अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, ओडी, जो मैंने यहां पढ़ाया था। गॉट इट? जल्दी से आप देख लो, जल्दी से आप समझ लो। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन। अब बेसिक तौर पर अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, व्हाट इज इन्फ्लेशन? तो परसिस्टेंट कंटिन्यूअसली अगर आपका जनरल प्राइस लेवल कमोडिटीज का बढ़ता जाए इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन आपका कितने टाइप का होगा? इन्फ्लेशन आपका दो टाइप का होगा। एक आपका होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा आपका होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। और ये बहुत ही सिंपल है। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से जनरल प्राइस लेवल आपका बढ़ जाए, इस कॉल्ड द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और अगर मार्केट में कॉस्ट बढ़ने की वजह से, फॉर एग्जांपल समोसा बना रहे हैं, समोसे में आलू महंगा हो गया, ठीक है, अब आलू महंगा होगा तो समोसे बनाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अगर इस वजह से आपका मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, इस कॉल्ड द कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। डन? फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन्फ्लेशन अगर परसिस्टेंस कंटीन्यूअसली आपका जनरल प्राइस लेवल मार्केट में कमोडिटीज का बढ़ता जाए, इस कॉल्ड द इन्फ्लेशन। ये कितने टाइप का होगा? दो टाइप का होगा, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। मार्केट में जब कमोडिटीज की डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, इस कॉल्ड द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और अगर मार्केट में कॉस्ट बढ़ने की वजह से आपका प्राइस बढ़ रहा है, इस कॉल्ड द कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। गॉट इट? डन? यहां से आपका मनी पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे कुछ बैंकिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जल्दी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज बैंक। क्या टॉपिक आएगा? व्हाट इज बैंक। और बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ दो काम करता है। सबसे पहला काम वो क्या करता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। और दूसरा काम सर वो क्या करता है? दूसरा काम बेटा वो करता है एडवांसिंग लोन। बैंक क्या काम कर रहा है? बैंक ने पहला काम किया, आपके पैसे एक्सेप्ट किए जो आपने जाके अपने अकाउंट में जमा किए। दूसरा काम क्या किया? अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आपको उसमें लोन दिया। अब समझना मेरी बात, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जब वो करता है तो आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देता है। जब आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या करता है? कम करता है। लेकिन जब आप लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो बढ़ा देता है। डन? तो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग बैंकिंग की भाषा में क्या बोलते हैं? स्प्रेड। डन? रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आया, किस चीज का डिफरेंस? जब हमने पैसे डिपॉजिट किए
तब हमें जो ब्याज मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, वो कम मिला। लेकिन जब हमने बैंक से लोन लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ज्यादा दिया उनको, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच का जो भी डिफरेंस होगा इज कॉल्ड द स्प्रेड। तो व्हाट इज बैंक? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मेनली दो फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला फंक्शन वो आपका पैसा जमा करवाती है और दूसरा फंक्शन वो आपको लोन देती है व्हेनेवर यू नीड इट। डन। नेक्स्ट टॉपिक इसका आएगा मनी क्रिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मनी क्रिएशन। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मनी क्रिएशन। कभी कभी बोर्ड में आपको ये टॉपिक और भी कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। डन। और मनी क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन देखना आप 2 मिनट अभी कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ मतलब एक टेबल बना दो। टेबल में यहां पर आपने पहला क्या लिखा, यहां पर आपने लिखा सर इनिशियल डिपॉजिट, यहां पर फिर आपने लिखा वैल्यू ऑफ लोन और यहां पर आपने लिखा कैश रिजर्व रेशियो। डन। व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? टोटल डिपॉजिट का बैंक कुछ परसेंट रिजर्व करती है। कितने परसेंट? जितने परसेंट आरबीआई बोलेगी आपसे आप रिजर्व करते हैं, इस कॉल्ड द सीआरआर। जैसे हम लोग घर में कुछ पैसा रिजर्व करते हैं ना, वैसे ही बैंक क्या करती है, कुछ पैसा रिजर्व करती है टोटल डिपॉजिट का, इस कॉल्ड द सीआरआर। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। और कैश रिजर्व रेशियो कितना रखना है ये कौन बताएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मान लेते हैं इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 1000 और आरबीआई ने मुझसे बोला था जो आप सीआरआर की वैल्यू फिक्स करेंगे वो करेंगे 10% कर लो, 20 मत करो, 10% करो। डन। तो जैसे ही बैंक के पास 1000 रुपए डिपॉजिट होगा, बैंक उसका 10% क्या करेगी? रिजर्व करेगी। और 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपीज। 1000 रुपए थे, 100 रुपए बैंक ने रिजर्व कर लिए, बचा कितना? 900। तो 900 रुपीज क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ लोन। अब याद रखना जो वैल्यू ऑफ लोन है वो आपकी सेकेंड स्टेज के इनिशियल डिपॉजिट में जाएगा। मतलब जो यहाँ लोन अमाउंट है वो आपका अब इनिशियल डिपॉजिट का पार्ट बन जाएगा। तो 900 रुपए क्या हुआ इनिशियल डिपॉजिट, 10% हमने क्या किया? रिजर्व किया। कितना अमाउंट हो गया? 90। कितना पैसा बचा? जल्दी से जोड़ के बताओ कितना पैसा बचा? 810। डन। अब जो मैंने अभी बोला जो लोन अमाउंट है वो इनिशियल डिपॉजिट का फिर से पार्ट बनेगा, दैट इज द 810। कितने परसेंट? 10%। 810 का 10% कितना हो जाएगा? 80 रुपीज। कुछ अमाउंट यहां पर भी आपका बच जाएगा, कैलकुलेट करके आप लोग लिख लेना। क्लियर बात? अब सर क्या हम ऐसे ही कंटिन्यूअसली इसको करते रहेंगे? नहीं करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला किसका? मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर का। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमने लगाया मनी मल्टीप्लायर K इज इक्वल्स टू 1/CRR। फॉर्मूला क्या लगा? मनी मल्टीप्लायर K इज इक्वल्स टू 1/CRR। और CRR की वैल्यू हमने कितनी आपको बताई थी? 10%। CRR की जगह पे 10% कर दो, परसेंटेज हटाओगे तो 100 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा? 10 टाइम्स। क्लियर बात? मतलब आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो कितने टाइम्स होगा? 10 टाइम्स होगा। इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 1000। जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 ना, एक जीरो हम बढ़ा देंगे। तो जो आपके मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी उस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करो इनिशियल डिपॉजिट से। कितना था? 1000। 10 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 10,000। क्लियर बात? अब एक सिंपल सा मुझे क्वेश्चन बताओ, आपसे मैं अगर पूछूं कि आपकी सैलरी 30,000 रुपए है और आप मैक्सिमम कितना पैसा रिजर्व कर सकते हैं, तो आप मुझे बोलेंगे सर 20, 22, 25। एक बच्चा हो सकता है बोले 30,000 और बिल्कुल सही बोल रहा था। भाई जितना मैंने कमाया अगर हम चाहें तो वो पूरा पैसा रिजर्व कर सकते हैं। मींस जो इनिशियल डिपॉजिट है उस इनिशियल डिपॉजिट की वैल्यू हमेशा सीआरआर की वैल्यू के इक्वल होगी। मतलब अगर हम यहां से तुमसे बोले बेटा सीआरआर टोटल कितना आएगा, तो आप बोलोगे कितना? 1000 रुपीज। क्यों? क्योंकि इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 1000। और अगर हम पैसा रिजर्व करना चाहें तो 1000 से ऊपर हम रिजर्व नहीं कर सकते। क्लियर? इनिशियल डिपॉजिट की टोटल वैल्यू कितनी? 10,000। सीआरआर की टोटल वैल्यू कितनी? 1000। तो 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट आया, 1000 रुपए बैंक ने एज अ सीआरआर क्या कर लिया? रिजर्व कर लिया। तो वैल्यू ऑफ लोन कितना हो गया? 9,000। क्लियर बात? जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।
आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहीं पर बात करें, इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो नेक्स्ट तुम्हारा एक फॉर्मूला और बनता है किसका, डिमांड डिपॉजिट का। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, डिमांड डिपॉजिट। अगर डिमांड डिपॉजिट की वैल्यू डायरेक्टली आपसे पूछी जाए तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 1/CRR इनटू कैश रिजर्व। अगर आपसे डिमांड डिपॉजिट की एक्चुअली वैल्यू पूछे तो फॉर्मूला क्या लगाया, 1/CRR इनटू कैश रिजर्व। 1/CRR कितना था, 1/10% इनटू कैश रिजर्व कितना था 1000। तो ये हमने क्या किया, 1000 कर दिया। क्लियर। अब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो श्योर है सर यहां पर हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 1 0 ये कट जाएगा, तो वैल्यू डिमांड डिपॉजिट कितनी आ गई, 1 1 0 2 0 3 0 एंड 4 0, मतलब कितना 10,000। देखो यार कि हम लोगों ने सही किया, यहां पर कितना है 10,000, इस फॉर्मूले से भी कितना आ गया 10,000। दैट मींस अगर आपसे डायरेक्टली वैल्यू देगा और पूछेगा डिमांड डिपॉजिट कितना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/CRR इनटू कैश रिजर्व। और अगर आपसे टेबुलर फॉर्म में पूछ रहा है तो आप इस टेबल के फॉर्म में मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, डन। ओके, नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बैंकिंग का होता है वो टॉपिक आता है आपका फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। आरबीआई का दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल बैंक। आरबीआई का दूसरा नाम सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक कुछ 7 इंपॉर्टेंट फंक्शंस को फॉर्म करती है, जल्दी से हम लोग वो भी पढ़ लेते हैं। पहला फंक्शन ये सबको पता है, आरबीआई क्या करती है, करेंसी प्रिंट करती है। तो सबसे पहला बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, पहला फंक्शन ये क्या परफॉर्म करेगी, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। दूसरा फंक्शन ये क्या परफॉर्म करेगी, बैंकर्स बैंक। ये सारी बैंकों की बैंक होगी, बैंकर्स बैंक। और जितना भी इंटायर बैंकिंग सिस्टम होगा कंट्री का उसको ये क्या करेगी, मॉनिटर करेगी, सुपरवाइज करेगी। तो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, सुपरवाइजरी रोल। थर्ड, जितना भी फॉरेन करेंसी भारत में आएगी या फॉरेन करेंसी भारत से जाएगी उसकी भी कस्टडी कौन रखेगा, आरबीआई रखेगी। तो थर्ड पॉइंट इसका क्या बन जाएगा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। जितना भी आपकी फॉरेन करेंसी है उसका रिजर्वेशन कौन करेगा, आरबीआई करेगी। तो 3 फंक्शन हमने पढ़े। पहला फंक्शन क्या पढ़ा, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। दूसरा फंक्शन हमने क्या पढ़ा, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। थर्ड फंक्शन क्या पढ़ा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। चौथा फंक्शन, मुझे ये बताओ, आप बैंक में जाके चेक जमा करते हैं, चेक क्लियर होने में 1-2 दिन का टाइम लगता है ना। मींस वो चेक फाइंडिंग कहां से क्लियर हो रही है, आरबीआई से। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लियरिंग हाउस फंक्शन। 4 टॉपिक क्लियर हुए। क्लियरिंग हाउस फंक्शन पढ़ने के बाद मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ रही है या घटेगी, इसको कंट्रोल भी कौन करेगा, आरबीआई करेगी। तो 5वां फंक्शन आप क्या पढ़ लो, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट आप बोल सकते हैं या कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी आप बोल सकते हैं। मेनली तौर पर ये 5 फंक्शंस आप लर्न कर लो, आपका काम चल जाएगा। पहला क्या, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। दूसरा क्या, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। तीसरा क्या, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। जितना भी फॉरेक्स करेंसी होगी उसका रिजर्व आरबीआई करेगी। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो एक में आपको और बता दूं, नेक्स्ट एक आपका जो फंक्शन होता है दैट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग सॉरी हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन होगा, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट पढ़ लो, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब मनी लेंड करने का, मनी उधार लेने का, पैसा बोरो करने का लास्ट ऑप्शन हमारे पास कौन होता है, आरबीआई। डन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या नोट्स बनाओ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके डन, इतना कंप्लीट। लास्ट जो तुम्हारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक क्या था, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्या टॉपिक है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। और अगर हम मनी की सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, यहां पर देखो मैं लिख रहा हूं, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक मेथड कौन सा, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। दूसरा मेथड कौन सा, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो लिख लेते हैं,
कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, दो मेथड, पहला कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड, दूसरा कौन सा क्वालिटेटिव मेथड। और क्वांटिटेटिव मेथड क्वालिटेटिव मेथड मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में पढ़ा दिए हैं। मैंने आपको पढ़ाया था हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और हाउ टू कंट्रोल डिफ्लेशन इन द मार्केट। डन। तो आप इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मेरा आपको शॉर्ट वीडियो देख लो, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगे कि मेरा ये टॉपिक सर क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं वो टॉपिक आपको फिर से पढ़ा दूंगा। तो आज से हमारा मनी और बैंकिंग चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आपको कोई डाउट लग रहा हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन पे आइए, आप मुझे बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसी सीरीज पे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।